हेलो एवरीवन, आई एम शहजादी अंसारी। वेलकम टू ज़ाराज लिटरेचर क्लासरूम। जैसा कि मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीए इंग्लिश का न्यू सिलेबस शेयर किया था, तो आज की ये वीडियो उसी सिलेबस से फर्स्ट यूनिट के ऊपर बेस है। जैसे कि आपको पता है, यूनिट 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी प्रोज एंड प्रोज डिवाइसेस, और इस यूनिट को भी फिर उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए एंड बी। ए में उन्होंने पूछा है मीनिंग ऑफ एसेज, फॉर्म्स एंड टाइप्स, एंड सेकंड में जो बी पोर्शन है उसमें उन्होंने पूछा है प्रोज डिवाइसेस। तो ये जो मेरी आज की वीडियो है ये यूनिट 1 के ए पार्ट के ऊपर बेस है। मतलब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एसेज, एसेज डेफिनेशन, इट्स टाइप्स एंड इट्स फॉर्म। ओके, so here is meaning and definition of essay. Okay, an essay is a non-fiction composition that explores a concept, argument, idea or opinion from the personal perspective of the writer. मीन्स जो ऐसे है वो एक नॉन फिक्शन कंपोजिशन होती है। अब नॉन फिक्शन क्या है? मीन्स देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिक्शन, दैट इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन किसको कहते हैं? फिक्शन मीन्स स्टोरीज, नॉवेल्स विच डिस्क्राइब एन इवेंट एंड पीपल दैट आर नॉट रियल। मतलब फिक्शन में हम वो चीज़ बताते हैं जो रियल नहीं है। जैसे कि आपने कुछ राइटर के प्ले पढ़े होंगे, ड्रामा पढ़े होंगे, नॉवेल पढ़े होंगे। वो राइटर कुछ इमेजिन करके मतलब एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करता है, तो उस वर्क को हम फिक्शनल वर्क बोलते हैं। और नॉन फिक्शन दैट इज अबाउट रियल पीपल, इवेंट एंड फैक्ट्स। मतलब जिसमें एक राइटर रियल पीपल मतलब रियल इंसिडेंट के बारे में बताए, रियल इवेंट के बारे में बताए, तो ऐसे जो है वो एक नॉन फिक्शन कंपोजिशन है। मतलब इसमें राइटर एक रियल इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है। that explores a concept, argument, idea और opinion from the very personal perspective of the writer। और इसमें जो ये राइटर ऐसे लिखता है, इसमें राइटर अपने पर्सपेक्टिव से मतलब अपने अपने खुद के वो ओपिनियन, अपने खुद के आइडियाज़, अपने खुद के आर्ग्यूमेंट वो अपनी रीडर के सामने रखता है, अपनी रीडर के सामने वो प्रस्तुत करता है। Essays are usually a few pages but they can also be book length। ऐसे जो है वो कुछ पेज का भी हो सकता है, और वो एक जितनी बड़ी जितनी मोटी एक बुक होती है, जितने पेज बुक्स में होते हैं वो उस बुक की लेंथ के बराबर भी हो सकता है। अगर हम ऐसे के एटमोलॉजिकल मीनिंग को देखें, एटमोलॉजिकल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ। मीन्स ये जो ऐसे शब्द है ये कहाँ से बना? द वर्ड ऐसे कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्सिगियर विच मीन्स असर्टेन और टू ड्राइव आउट, विच लेटर बिकेम एसेयर इन ओल्ड फ्रेंच। मतलब ये जो शब्द है ऐसे, ये एक लैटिन वर्ड से निकला, ये एक लैटिन वर्ड से बना है। और लैटिन वर्ड कौन सा? एक्सिगियर, जिसका क्या मतलब था? असर्टेन और टू ड्राइव आउट, मतलब पता लगाना या फिर बाहर निकालना। विच लेटर बिकेम एसेयर इन ओल्ड फ्रेंच, मीन्स फिर ये बाद में एसेयर बन गया। ठीक है, ये शुरू में जब लैटिन था तब ये वर्ड था एक्सिगियर, देन फिर ये जब ओल्ड फ्रेंच तक आते आते ये एसेयर शब्द बन गया। और ये जो शब्द है एसेयर, ये सबसे पहले माइकल डी मोंटैग ने यूज़ किया था, हम आगे अभी पढ़ेंगे। द लेट 15th सेंचुरी वर्जन केम टू मीन टेस्ट द क्वालिटी ऑफ। और जब ये 15th सेंचुरी तक आते आते जो इसका वर्जन आया इस शब्द का, ऐसे शब्द का, पहले जैसे एक्सिगियर था, देन फिर एसेयर हुआ, फिर 15th सेंचुरी तक जो लेटेस्ट वर्जन इसका आया था उसका क्या मीनिंग निकल रहा था? टेस्ट द क्वालिटी ऑफ, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी टेस्ट करना। Then माइकल डी मोंटैग फर्स्ट यूज्ड ऐसे टू डिस्क्राइब अ कंपोजिशन। तो सबसे पहले माइकल डी मोंटैग एक राइटर है, एक फ्रेंच राइटर है, उन्होंने सबसे पहले इसको एक कंपोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले इस शब्द का यूज किया। मतलब उन्होंने कुछ लिखा और उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए माइकल डी मोंटैग ने सबसे पहले ये शब्द यूज किया। मोंटैग यूज द ऐसे एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। और उन्होंने इसको कैसे यूज किया? मीन्स एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यानी खुद की खोज के लिए। मतलब उन्होंने अपने खुद के ओपिनियन, अपने खुद के आइडियाज उसमें शेयर किए। His essays published in their final form in 1588 are still considered among the finest of their kind। उन्होंने माइकल डी मोंटैग ने एक कलेक्शन लिखा है, एक ऐसे का कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे एसेज हैं। उस कलेक्शन का क्या नाम है, क्या टाइटल है? एसेज। ठीक है, वो पब्लिश हुआ था फाइनल फॉर्म में, सब मतलब लिखा गया था, दैट इज रिटन इन 1580, बट वो पब्लिश हुआ 1588 में।
देन माइकल डी मोंटैग्न फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म एसेयर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइकल डी मोंटैग्न ही वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द को लेके आए थे, जो कौन सा शब्द है, एसेयर। देन अंडर द न्यू टर्म मोंटैग्न रोट द फर्स्ट ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ एसेज, दैट इज एसेज इन 1580। मतलब इन्होंने जो शब्द है वो कॉइन किया था एसेयर, फिर उन्होंने इसको इसके अंदर से एक नया टर्म निकाला जो क्या बना, एसेज, यानी एक नया शब्द निकाला और जिसको ये 1580 में इन्होंने लिख दिया। अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था दैट इट वाज पब्लिश्ड इन 1588, लेकिन ये लिखा गया था 1580 में, फिर उसके 8 साल के बाद इसको उन्होंने पब्लिश करवाया। मोंटैग्न गोल वाज टू पैन हिज पर्सनल आइडियाज इन प्रोज। मतलब उन्होंने क्यों लिखा था ये कलेक्शन उन्होंने क्यों लिखा, उनका जो गोल था इसको लिखने का वो क्या था, मतलब वो अपने पर्सनल आइडियाज वो अपने रीडर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ वो शेयर करना चाहते थे। देन इन 1597 a collection of Francis Bacon's work appeared as the first essay collection written in English। फिर उसके बाद पहले 1580 में मोंटैग का आया जो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, फ्रेंच लैंग्वेज में, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में 1597 में फ्रांसिस बेकन ने सबसे पहले अपना एक कलेक्शन वो लेकर के आए। ओके, मीन्स ये पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहले ऐसे लिखा गया था फ्रेंच लैंग्वेज में, जो किसने लिखा, माइकल डी मोंटैग्न। देन इंग्लिश में लिखा 1597 में फ्रांसिस बेकन ने, जिनके ऐसे आपको देखने को मिलेंगे आपके जो न्यू सिलेबस चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है, इसमें भी फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है दैट इज ऑफ लव। ओके, देन द टर्म एसेइस्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश प्लेराइट बेन जॉनसन इन 1609। मीन्स ये जो टर्म है एसेइस्ट, मीन्स एसेइस्ट यानी कि जो ऐसे लिखते हैं, तो ये जो एसेइस्ट वाली टर्म है, ये नहीं ये शब्द दिया, ये सबसे पहले बेन जॉनसन ने यूज किया था 1609 में। So coming to the forms of essays, basically there are two forms of essay, literary essay and non-literary essay. Okay, so coming to the first one, that is literary essay. A literary essay is a piece of writing in which the author identifies a theme or big idea from a text by generating a thesis statement. मीन्स ये जो लिटरेरी ऐसे है इसमें क्या होता है, एक ऑथर मीन्स एक राइटर कुछ लिखता है, मीन्स अपने कोई अपना आइडियाज़ वो अपनी उसके जो है रीडर के सामने वो रखता है राइटर, और उस आइडिया को वो फिर प्रूफ भी करता है। और प्रूफ कैसे करता है, मतलब कोई दूसरा बड़ा एग्जाम्पल देखे कि जैसे देखो इसमें हुआ, ऐसा ही मैं भी मानता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब आप फ्रांसिस बेकन, अभी मैंने आपको बताया दैट फ्रांसिस बेकन जो है वो सबसे पहले राइटर है जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लिखे, तो फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है ऑफ लव। ऑफ लव बेसिकली बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लव, मीन्स इस पूरे ऐसे में इन्होंने लव के बारे में दिया है। लव को इन्होंने कभी कभी फेवर भी किया है, कभी कभी इन्होंने लव के मतलब डिसफेवर में भी बात करी है। मीन्स क्या है, इनकी एक बहुत फेमस कोट है इस जो ये ऐसे है ऑफ लव, इन्होंने इसमें कहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज। मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को प्यार करता है तो उसके साथ ही साथ वो समझदार भी हो। मीन्स अगर कोई इंसान समझदार है तो वो प्यार नहीं करेगा, और अगर वो प्यार करता है तो फिर वो समझदार नहीं हो सकता। ठीक है, और इस चीज़ को उसने प्रूफ किया है, फ्रांसिस बेकन ने इसमें एग्जाम्पल दिया है होमर के इलियाड का। अब होमर आप लोग कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। होमर एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने 2 बुक लिखी है, बहुत फेमस बुक लिखी है, इलियाड एंड ओडिसी। तो इलियाड इज बेसिकली अबाउट ट्रोजन वार, मतलब जो ट्रोय का युद्ध हुआ था, कैसे मतलब पेरिस जो है वो हेलन को लेके चला गया था, हेलन से प्यार कर बैठा था, और उस प्यार के चक्कर में आके उसके प्यार में पड़ के उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तो फ्रांसिस बेकन अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए पेरिस का और ट्रोजन वार का, हेलन का वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पेरिस ने सब कुछ खो दिया हेलन के प्यार में आके, ऐसे ही अगर कोई इंसान प्यार करता है तो वो अपना सब कुछ वो खो देगा। मीन्स उनकी जो ये लाइन है ये इस बात का ये मतलब इसका एग्जाम्पल दे के वो प्रूफ करते हैं, और उनकी लाइन जो बहुत फेमस है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज। ओके, so within the literary essay the author used several pieces of evidence from the text to support the thesis statement। मतलब कुछ दूसरी बुक से, दूसरे टेक्स्ट से अपनी बात को प्रूफ करने के लिए राइटर एग्जाम्पल देते हैं।
So second part is non-literary essay, means second form of essay is non-literary essay. So non-literary essays use facts and figures to prove a point. means non-literary essay में भी राइटर अपने आइडियाज तो रखता है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए वो फैक्ट और फिगर देता है, मतलब कोई रियल डाटा वो सबके सामने, रीडर के सामने वो जो है रखता है. फॉर एग्जाम्पल text of personal diaries, text like personal diaries, current affair news, journals, text book and articles. मीन सपोज अभी कोविड की सिचुएशन हुई थी, तो अगर किसी राइटर को कोविड के ऊपर कोई ऐसे लिखना है, तो वो पूरा फैक्ट और फिगर, मतलब पूरा डाटा देंगे कि इतने लोग जो है कोविड से वो इससे इन्होंने सफ़र किया, इतने लोग मतलब ठीक भी हो गए. तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए राइटर जो है वो रियल डाटा, मतलब फिगर वगैरह वो सब प्रस्तुत मतलब राइटर के सामने, अपने रीडर के सामने वो पेश करते हैं. इसमें लाइक पर्सनल डायरी, मतलब अगर कोई राइटर अपने ही बारे में, अपनी ही बायोग्राफी अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखना चाह रहा है, तो वो नॉन लिटरेरी ऐसे की कैटेगरी में आएगा. कोई जर्नल हो, कोई टेक्स्ट बुक हो, कोई आर्टिकल हो. ओके. एंड नॉन लिटरेरी एसेज आर रिटन ऑब्जेक्टिवली, मतलब इनका एक एम होता है लिखने का. नॉन लिटरेरी ऐसे के लिखने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है. ओके. सो दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ एसेज. I hope I am clear to you. Now coming to the next part of the video, that is types of essays. Means there are 4 types of essays. 4 तरह के essays होते हैं: expository, descriptive, narrative and persuasive. हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे. So number 1 is expository essay. Now what is expository? Expository essay, the writer gives an explanation of an idea, theme or issue to the audience by giving his personal opinion. मीन्स इस तरह के ऐसे में क्या होता है, राइटर किसी भी आइडिया के ऊपर, किसी भी थीम के ऊपर या कोई भी इशू हो, वो अपनी ऑडियंस के सामने रखता है, उसको एक्सप्लेन करता है, और फिर उसके ऊपर, उस आइडिया के, उस थीम के, कोई भी एक टॉपिक है जो वो ऑडियंस के सामने उसने रखा है, उसके ऊपर अपने पर्सनल ओपिनियन वो शेयर करता है. ये एक्सपोजिटरी ऐसे में आएगा. This essay is presented through examples, definition, comparison and contrast. Means ये जो ऐसे किस तरह से, फिर राइटर किस तरह से प्रेजेंट करेगा अपनी ऑडियंस के सामने, अपने रीडर के सामने, थ्रू एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन, मतलब उसका एग्जाम्पल भी देगा, उसको पूरा डिफाइन भी करेगा, फिर अपने आइडियाज़ को दूसरे आइडियाज़ के साथ में फिर वो कंपैरिजन भी करेगा. सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सपोजिटरी essay. Second one is descriptive essay. As it sounds, this type of essay gives a description about a particular topic or describes the trait and characteristic of something or a person in detail. मतलब जैसा कि इस शब्द से ही क्लियर हो रहा है, descriptive जो ये वर्ड है, इससे ही क्लियर हो रहा है कि जो ये डेस्क्रिप्टिव ऐसे है, ये किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी डेस्क्रिप्शन देना है, मतलब उसका पूरा वर्णन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, और पूरा मतलब उसको पूरा डिटेल में बता देना है. तो ये डेस्क्रिप्टिव की कैटेगरी में आएगा. It allows artistic freedom and creates images in the minds of reader through the use of the 5 senses. मतलब इसमें क्या है कि मतलब हम कोई ऐसे है, किसी राइटर का ऐसे है, तो हम उसको पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ हमारे माइंड में उसकी एक इमेज बनती चली जाती है. मतलब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे माइंड में उसकी इमेज भी बन रही है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. मीन्स थ्रू द यूज ऑफ अवर 5 सेंसेज. जैसे कि हमारी 5 सेंसेज है, उनके थ्रू हम माइंड में एक इमेज क्रिएट करते चले जा रहे हैं. तो ये जो ऐसे है, इस तरह के ऐसे जो अगर आपने कहीं पढ़े हो, तो इस तरह के ऐसे डेस्क्रिप्टिव ऐसे की कैटेगरी में आते हैं. नाउ थर्ड वन, दैट इज नैरेटिव ऐसे. नैरेटिव ऐसे इज नॉन फिक्शन. जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि नॉन फिक्शन क्या होता है, दैट इज अबाउट रियल पीपल, इवेंट्स एंड फैक्ट. मतलब जो रियल पीपल के बारे में हो, कुछ मतलब सच में ही कोई इवेंट हुआ हो, कोई फैक्ट हो, उसके बारे में ये नैरेटिव ऐसे होते हैं. बट डिस्क्राइब्स अ स्टोरी विद सेंसरी डिस्क्रिप्शन. मतलब लेकिन जो स्टोरी कैसे बताते हैं, इसमें एक सेंसरी डिस्क्रिप्शन, मतलब हम अपनी सेंस को यूज करके, जो हमारी 5 सेंसेस है, उनको यूज करके राइटर एक स्टोरी बताता है. एंड द राइटर नॉट ओनली टेल्स अ स्टोरी बट ऑल्सो मेक्स अ पॉइंट बाय गिविंग रीजंस. मतलब इसमें राइटर सिर्फ स्टोरी ही नहीं बताता, बल्कि क्या करता है, वो अपना मतलब एक पॉइंट भी और अपना एक रीजन भी देता है कि मतलब मैं क्यों इसके ऊपर अपने पॉइंट्स में दे रहा हूँ, अब मतलब मैं इसको क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ. सो दिस इज नैरेटिव ऐसे. Fourth is persuasive essay. In this type of essay, the writer tries to convince his readers to adopt his position or point of view on an issue after he provides them solid reason in this connection.
मतलब इस तरह के जो ऐसे हैं उनमें क्या होता है, जैसे आपने अभी पिछले ऐसे देखे, उसमें क्या है कि कोई राइटर है, राइटर अपने किसी टॉपिक के ऊपर अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़ वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के ऐसे में क्या होता है, जो राइटर है वो अपने रीडर को, मतलब जो उसके ऐसे पढ़ रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो मैं आइडिया दे रहा हूँ इस ऐसे में, जो मेरे ओपिनियन है, मेरे आइडियाज़ है जो मैं इस ऐसे में दे रहा हूँ, तुम भी उसको अडोप्ट करो, मतलब मेरे साथ साथ तुम भी उसको मानो। और उसको मनवाने के लिए, उसको अडोप्ट करवाने के लिए राइटर अपना एक पूरा सॉलिड रीजन देता है इस कनेक्शन में, मतलब इसको प्रूफ करने के लिए राइटर अपना एक सॉलिड रीजन देता है, जिससे कि मेरे रीडर है वो भी मेरे ओपिनियन को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट कर सके। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च टू क्लेम एंड डिफेंड एन आइडिया। एंड जैसे कि मतलब ये रियल भी है कि अगर हमको अपनी मतलब किसी से अपनी कोई बात मनवानी है तो हमको उसका पूरा एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग आइडिया, एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना होगा, जिससे कि हम अपने आइडिया को डिफेंड कर सके, हम लोगों से अपनी बात मनवा सके। और इस तरह के ऐसे को आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी बोलते हैं, मतलब परसुएसिव राइटर जो ऐसे है उसका दूसरा नाम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ओके, सो सम फेमस एसेइस्ट एंड देयर एसेज, लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कुछ फेमस ऐसे हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ का है एक बहुत फेमस ऐसे अ रूम ऑफ वंस ओन, फ्रांसिस बेकन का ऑफ लव, जैसे कि मैंने अभी इसके बारे में आपको छोटी सी समरी बताई भी है, और चार्ल्स लैम का है ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवरी, एंड जॉर्ज ऑरवेल्स का है शूटिंग एन एलिफेंट। ये कुछ फेमस एसेज हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब इस सिलेबस से रिलेटेड या और किसी भी इंग्लिश लिटरेचर में, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सॉरी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपको कोई PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जाराज लिटरेचर क्लासरूम के नाम से एक चैनल है टेलीग्राम पे, आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझसे कोई भी नोट्स हो आप मांग सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है, जिसमें प्रोज डिवाइसेस उन्होंने पूछी है, लाइक एफोरिज्म, पोएटिक डिक्शन, पॉइंट ऑफ व्यू एंड सो ऑन, उनके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।